हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मेरा लास्ट 6 महीने का एक्सपीरियंस NIACL में। मुझे 6 महीने हो चुके हैं NIACL में। मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरा प्री से लेकर मेंस इंटरव्यू और अब जो 6 महीने हो चुके हैं पूरी जर्नी आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो साथियों, प्री अभी शुरुआत करते हैं मेरे प्री एग्ज़ाम से। जो मेरा प्री का एग्ज़ाम हुआ था वो 13 अक्टूबर 2024 को हुआ था। और प्री में मैंने जो टोटल अटैम्प्ट किए थे वो थे 86 और जो मुझे मार्क्स मिले थे वो थे 78.75। ऐसा कुछ रफ जो मुझे याद है, ऐसे मार्क्स मुझे प्री में मिले थे। और साथियों, मैंने EWS से फॉर्म फिल किया था और इसके बाद मैंने मेंस का पेपर दिया जो कि 17 नवंबर 2024 को हुआ था, जिसमें मैंने 120 अटैम्प्ट किए थे और मुझे 102.25 मार्क्स मिले थे। इसके बाद मेरा मेंस भी पास हो जाता है और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। और इंटरव्यू जो हुआ था वो मेरा 21 जनवरी 2025 को हुआ था दिल्ली में। मेट्रोपोलियन होटल था एक, वहाँ पर जो इंटरव्यू था वो वहाँ पर हुआ था। साथियों, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो लगभग 10-15 मिनट चला था और अभी मैं इंटरव्यू के लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूँगा। और इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया था। और फिर इंटरव्यू देने के बाद 19 फरवरी 2025 को मेरा फाइनल रिज़ल्ट NIACL AO का आ गया था और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया था। ये सब बाय गॉड मुझे मिला। आई थैंक टू गॉड फॉर दिस। अपना फाइनल सिलेक्शन के बाद फिर हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और ट्रेनिंग मेरी शुरू हुई थी 5 मई 2025 से। और फिर ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने अपना यूट्यूब पे आप वीडियो सुनाने के बारे में सोचा और मैंने अपना ट्रेनिंग व्लॉग से शुरुआत की। ट्रेनिंग में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं पूरे लॉन्ग ड्यूरेशन के व्लॉग बनाऊं, तो मैंने शॉर्ट्स के रूप में अपना व्लॉग्स बनाने के बारे में सोचा, जो मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने उस व्लॉग्स को देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ हमारी 26 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। वो सबसे ज़्यादा जो मस्त चीज़ थी NIACL AO में वो थी ट्रेनिंग। डेफिनेटली आप सब अगर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आप उस ट्रेनिंग को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपको उस ट्रेनिंग में कोई काम नहीं करना होता। सिर्फ आपको ट्रेनिंग लेनी है, एंजॉय करना है, खाना है, मस्त जीवन हो जाता है भाई वहाँ पे तो। और वहाँ ही हम पूरे इंडिया के जो AO आए हुए थे वहीं पर मुझे मिले। वहाँ पर एक झलक ऐसी आई कि अखंड भारत यहीं पर आ गया है। जैसे चेन्नई से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह से अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आए हुए थे। सभी से मिलकर अच्छा लगा और ऐसे ही इसी बहाने हमारी पहचान भी हो गई कि हम बता सकते हैं कि हमारे नॉन का कोई बंदा चेन्नई भी बैठा है और कोई जम्मू कश्मीर में भी है। तो साथियों, ऐसा कुछ मेरा ट्रेनिंग का सफ़र था। और ट्रेनिंग 5 मई से शुरू हुई और 30 मई को ट्रेनिंग हमारी ख़त्म हो गई थी। और 30 मई के बाद हमें 2 जून 2025 को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया। हमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी गई और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुझे मिली मुंबई, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन जब हम आ ही गए थे तो फिर मुंबई के लिए हम ट्रेनिंग के बाद निकल पड़े। कदे आएंगे फिर किस्मत में हुआ तो। क्या कहना चाहेंगे भाई? We miss you NIA. लव यू NIA। सोनू भाई कुछ बोल भाई तुम यार। भाई यहाँ बहुत ही यादगार है यहाँ पे।
और क्या मजा आ गया भाई। हाँ ये माता रानी वो वीडियो मेरे होम पेज पे आ जाती है। दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय हो। बाबा की जय। और 2 जून 2025 को पहला दिन था हमारा रिपोर्टिंग का। उस दिन दोस्तों मैं काफ़ी नर्वस था कि कैसे, इतनी बड़ी सिटी है, ना कोई घर है, रहने का ठिकाना नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे। और फिर हम पहले दिन जाकर ज्वाइन करते हैं और हमारा अच्छे से हमें वेलकम किया जाता है और हमें काम किया जाता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब अरेंजमेंट्स आपके लिए यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हमें आई थी वो थी स्टे अरेंजमेंट्स में। वो भी कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स हमें दिए गए थे। बैचलर फ्लैट का कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो बैचलर फ्लैट कंपनी ने हमें प्रोवाइड किए, तो हम वहीं पर रहे थे। तो साथियों, जो हमारा पहला दिन था NIA में ज्वाइनिंग का, उस दिन हमें RO में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था। तो हमारा पहला दिन तो RO में ही रिपोर्ट करने में निकल गया, जहाँ पर हमारा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ और उसके बाद हमें कुछ वेट करने के लिए बोला गया। जिस टाइम वहाँ पर RO में ये डिसाइड हो रहा था कि हमें कौन से डिविज़नल ऑफिस में दिया जाए। डिविज़नल ऑफिस यानी कि ब्रांच ऑफिस होता है। RO के अंडर में डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिस यानी डिविज़नल ऑफिस होते हैं। तो हम जो टोटल 10 बंदे थे, सब ने RO में रिपोर्ट किया और उस RO में बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें डिफरेंट डिविज़नल ऑफिस के लिए भेजा गया था। तो साथियों, ऐसा आपको भी, आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपको RO में रिपोर्ट करने को बोला जाए और उसके बाद आपको फर्दर उस RO के अंडर वाले डिविज़नल ऑफिस में रिपोर्ट के लिए वहाँ पर आपको अटैच किया जा सकता है। तो आपको फ्यूचर वर्किंग जो आपकी होगी वो उसी ऑपरेटिंग ऑफिस में होगी, ना कि उस RO में। ऐसी हमारी पोस्टिंग रहती है। और साथियों, साथ ही पोस्टिंग के बारे में आपको मैं बता दूं कि हम टोटल जो इंक्लूडिंग अकाउंट्स स्ट्रीम वाले थे, टोटल 135 हम NIA में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे, और जिसमें से मैक्सिमम पोस्टिंग अराउंड 50% पोस्टिंग आपकी मुंबई में हुई थी। मुंबई हमेशा से ही एक डेफिसिट जोन रहा है और आपकी 50% स्ट्रेंथ, मैंने पहले भी सुना था कि टोटल में से 40% आपकी मुंबई में ही पोस्टिंग होती है। और इसके बाद जो डेफिसिट जोन बचते हैं, जैसे अहमदाबाद हुआ और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हुआ, बेंगलोर हुआ, ये सब डेफिसिट जोन में आते हैं। तो फर्दर मुंबई के बाद ज़्यादा जो पोस्टिंग होती है वो इन डेफिसिट्स जोन में होती है। और नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग के चांस बहुत ही कम होते हैं। और तो एक ऐसा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो साथियों, चलो अब कुछ बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताता जाता हूँ कि कैसे कैसा एक्सपीरियंस मेरा इस 6 महीनों में रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस का माहौल कैसा है। तो साथियों, मेरे ऑफिस का माहौल बहुत चिल है। मेरे सीनियर्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं। मुझे हर बात में माइन्यूट गाइडेंस उनकी तरफ से मुझे मिलता है। शुरू में मुझे जैसे अकाउंटेंट का काम दिया गया है, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी समझने में, लेकिन सीनियर्स की तरफ से मुझे अच्छा सपोर्ट मिला और कुछ टाइम बाद मैं अपने काम भी अच्छे से कर रहा हूँ। काम में परफेक्शन भी मेरा धीरे धीरे आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑफिस की तरफ से कुछ परेशानी होने वाली है, क्योंकि ऑफिस का माहौल बिल्कुल लीनियंट है। आपके सीनियर्स बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं न्यू इंडिया में, इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए। आप डेफिनेटली ऑफिस में एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं।
तो साथियों, दूसरा जो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एज एन एओ पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है। तो साथियों, हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर शाम को 5:45 के बीच का रहता है। और सुबह जैसे हम ऑफिस पहुंच जाते हैं तो यूजुअली सबसे पहले हम मेल चेक करते हैं कि हमारे पास आज का क्या क्या काम आया हुआ है, क्या क्या मेल हमें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्लेम बुकिंग हमें आई हुई हैं, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स प्रीमियम के हमें आए हुए हैं। ऐसा काम सुबह उन मेल के थ्रू हमें पता चल जाता है कि आज क्या क्या काम मेनली रहने वाला है। और साथियों, 10 बजे से 1 बजे के बीच हम काम करते हैं और 1 बजे हमारा लंच ब्रेक हो जाता है। और 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लंच ब्रेक चलता है। लंच ब्रेक में हम अपना लंच करते हैं और इसी दौरान हम अपने बैचमेट्स के साथ में मिल लेते हैं। और ऐसे ही 1:30 बजे के बाद शाम को 5:45 तक का ऑफिस का अलग अलग काम रहता है। और साथ ही एक और चीज़ इसी में आपको मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ऑफिस का काम में क्या क्या होता है। तो साथियों, जो ऑफिस का काम होता है वो जो आपको काम मिलेगा वो आपके ऑफिस के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको दिया जाएगा। जैसे कि मेरे केस में जर्नलिस्ट की पोस्ट पर मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन जब मुझे ऑपरेटिंग ऑफिस यानी कि ब्रांच ऑफिस में भेजा गया तो वहाँ पर एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे अकाउंटेंसी का काम दिया गया है। अकाउंटेंसी में बेसिक बीआरएस को इंश्योरेंस ऐसा कुछ काम रहता है। तो साथियों, जो काम आपको मिलने वाला है वो आपके ऑफिस के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मिलेगा। और क्या क्या काम आपको मिल सकता है, तो इसमें होता है अंडर राइटिंग, और अंडर राइटिंग के साथ अकाउंटेंसी के बाद क्लेम बुकिंग और मिसलेनियस अलग अलग डिफरेंट काम और होते हैं। मेनली ऐसे ही ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। तो जो आपको काम मिलने वाला है वो आपके ऑफिस के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मिलेगा। तो ये ऑफिस में काम रहता है। और इसके बाद बात करते हैं सैलरी अलाउंस और पर्क्स के बारे में। साथियों, मैंने जो सैलरी पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो जो है ये बिफोर वेज रिवीजन वाला है। और साथियों, वेज रिवीजन के बाद भी मैंने आपकी सैलरी क्या हो जाएगी उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि ये वाला है। आप मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। और एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि जो इन हैंड सैलरी आपकी अभी बिफोर वेज रिवीजन आती है वो है 79-80 के आसपास। और ये तब आती है अगर आपने बैचलर्स फ्लैट लिया हुआ है, यानी कि आपने लीज अकोमोडेशन अगर नहीं ली हुई है तो आपको ये सैलरी आती है। तो अगर आपने लीज अकोमोडेशन ली हुई है तो आपका HRA कट हो जाता है। तो डिडक्शन के बाद HRA आपका डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी 73-74 के आसपास आपकी इन हैंड आएगी। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ बिफोर वेज रिवीजन की। और साथियों, आफ्टर वेज रिवीजन आपकी सैलरी क्या हो जाएगी इसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, ये वाला, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये तो सैलरी का पार्ट हुआ। और इसके अलावा आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या पर्क्स मिलते हैं। तो साथियों, सैलरी के अलावा आपको एक मेडिक्लेम पॉलिसी मिलती है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको मिलता है। और इस मेडिक्लेम और पर्सनल एक्सीडेंट और लीव फेयर कंसेशन, यानी कि आप 2 साल में पूरे इंडिया में आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, जिसका आने जाने का खर्च अप टू 2nd AC आई थिंक आपका रिम्बर्स हो जाता है। इसके बाद एक ब्रीफ केस अलाउंस भी होता है, जो आई थिंक 2 साल में एक बार आप ले सकते हैं। ये तो जो है पर्क्स आपको मिलते हैं। इसके साथ सबसे बड़ा पर्क्स जो मिलता है वो है लीज अकोमोडेशन वाला, जो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट अमाउंट रहता है। और मुंबई के लिए एक्सेप्शनल है, जो 35,000 मैक्स है। आप 35,000 तक कोई भी लीज आप मुंबई में देख सकते हैं, तो आपको रिम्बर्स हो जाएगी। ऐसे ही मेट्रो सिटीज़ में आई थिंक ये 23,000 के आसपास है। और ग्रुप इसके बाद ये अमाउंट डिफरेंट ABC सिटीज़ वाइज कम ज़्यादा होता रहता है। तो लीज अकोमोडेशन भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। ऐसी सैलरी एंड पर्क्स रहते हैं।
तो इन सब के साथ आपका एनपीएस भी कट होता है, जो कुछ पार्ट एम्प्लॉयर देता है और कुछ आपकी सैलरी से कट होता है। तो आप एनपीएस को भी अपने पक्ष के अंदर जोड़ सकते हैं, जो सभी गवर्नमेंट ऑफिस में मिलता है। और इसके बाद हम बात करते हैं वर्क कल्चर और सीनियर्स का बिहेवियर कैसा है। साथियों, वर्क कल्चर एनआईए का बहुत अच्छा है। बैंक के कंपैरिजन में आपको बहुत लीनियंट वर्क कल्चर आपको मिलने वाला है। और पूरे न्यू इंडिया एश्योरेंस में आपको जो सीनियर्स मिलने वाले हैं बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत सपोर्टिव नेचर के सीनियर्स हैं। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं। तो ये ऐसा कोई टॉक्सिक माहौल न्यू इंडिया में नहीं है, कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं है। सिर्फ आप अच्छे से अपने ऑफिस का काम कीजिए और अपने ऑफिस मेट के साथ एंजॉय कीजिए, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है न्यू इंडिया में। तो पोस्टिंग पर आई थिंक मैंने बात कर ली है। और साथियों, एक मेन बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे मुझे काम करते हुए 6 महीने हो चुके हैं, और जैसे ही आप न्यू इंडिया में ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए एक मैंडेटरी एग्ज़ाम रहता है, लाइसेंशिएट वाला एग्ज़ाम। आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा। लाइसेंशिएट एग्ज़ाम के ऊपर भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एक एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है आपके प्रोबेशन को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, जब आप न्यू इंडिया में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 1 साल के प्रोबेशन पर रखा जाता है, और 1 साल बाद आपका प्रोबेशन के बाद आपका कंफर्मेशन हो जाता है। और अगर साथ में इस कंफर्मेशन के लिए आप लाइसेंशिएट का जो एग्ज़ाम है वो कंपलसरी पास करना रहता है। और तो वो मेरा एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया था, तो आई होप विद इन 1 ईयर मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मुझे अभी फेस करनी पड़ रही हैं। तो साथियों, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो मुझे लग रही है, जैसा आप सभी को पता है कि मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ, और जो मुंबई की महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर अच्छा रूम ढूंढने के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा चाहिए होता है। और यहाँ पर जो ट्रैवल है वो सबसे इजी ट्रैवल जो है वो ट्रेन का रहता है, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। तो मुंबई में बेसिकली मुझे ये डिफ़िकल्टीज़ रहने का और ट्रैवल का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल। तो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको में भी हो सकती हैं, लेकिन ऑफिस की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके बाद बात करते हैं कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन की। साथियों, मैंने आपको बता दूं कि जो कैरियर ग्रोथ है एनआईए में बहुत अच्छा है। यहाँ पर 2 प्रकार के प्रमोशन होते हैं, एक फास्ट ट्रैक प्रमोशन होता है और एक स्लो ट्रैक। जो फास्ट ट्रैक प्रमोशन है वो आप एग्ज़ाम के थ्रू, अगर आप एग्ज़ाम में क्लियर होते हैं और पास कर लेते हैं तो आप विद इन 3 ईयर स्केल 2 बन सकते हैं, स्केल 1 से। ऐसे ही आप अपर स्केल्स पर जा सकते हैं एग्ज़ाम देते हुए। इसके साथ ही आपकी सैलरी, आपके पर्क्स हर स्केल के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। तो हर 3-4 साल में आपके लिए एक प्रमोशन एक्सरसाइज, आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आप अपर स्केल तक, जहाँ तक आप जाना चाहें जा सकते हैं। ऐसे कुछ प्रमोशंस रहते हैं। और साथियों, अब बात कर लेते हैं वर्क प्रेशर की। तो साथियों, मेरी मानिए कि इंश्योरेंस सेक्टर में आपको कोई ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं मिलने वाला है। और आपको बता दूं कि जो बैंक में काम कर अब न्यू इंडिया में ज्वाइन किए हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि 5-5 साल हो गए उन्हें बैंकिंग में काम करते हुए, लेकिन उनका अभी NIACL पास हो गया है, तो वो न्यू इंडिया में अभी ज्वाइन किए हुए हैं। तो वो उनके लिए ऐसा एक जन्नत सा उन्हें फील होता है कि हम कहाँ बैंकिंग से इतना वर्क प्रेशर झेलते हुए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर क्योंकि पब्लिक डीलिंग आपको नहीं मिलने वाली है, और आपका जो ऑफिस टाइमिंग है वो जो आपको ऑफिस टाइमिंग मिलने वाला है वो भी एक फ़िक्स ऑफिस टाइमिंग है।
और सबसे बड़ी बात है 5 डे वीक आपको काम करना पड़ता है, और सैटरडे संडे आपको वीक ऑफ मिलने वाला है। तो काम की तरफ से आपको कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद कभी कभी कुछ प्रेशर कभी ज़्यादा हो जाता है, वो भी कभी क्लोजिंग के टाइम पे अगर आपको बैठना पड़ा, लेकिन 80-90% आपको ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होने वाला है। बहुत ही चिल होकर आप अपना ऑफिस का काम करेंगे। फिक्स टाइमिंग ऑफिस की रहने वाली है, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका फुल मेंटेन यहाँ पर हो जाता है। और साथियों, इस 6 महीने के एक्सपीरियंस में मैंने जो बात सीखी है वो है कि आपको काम सीखने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए। आप अपनी तरफ से 100% देंगे तो आप अच्छे से काम सीख लेंगे, और काम सीखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और आप अच्छे से अपनी जॉब मैनेज कर पाएंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं होने वाला है आप न्यू इंडिया में आएंगे तो। एक और बात आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो आप न्यू इंडिया में अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपसे एक बॉन्ड अमाउंट साइन करवाया जाता है जो कि 4 साल का रहता है। अगर आप 4 साल से पहले न्यू इंडिया को छोड़ देते हैं तो आपको 1 साल की ग्रोस सैलरी के बराबर आपको एक बॉन्ड अमाउंट न्यू इंडिया को पे करना होता है। ऐसा बॉन्ड अमाउंट भी होता है, और ये बॉन्ड अमाउंट जो होता है ये ट्रांसफरेबल भी होता है। अगर आप आरबीआई से भी नाबार्ड या किसी रेगुलेटरी बॉडी में अगर जा रहे हैं तो आई थिंक न्यू इंडिया अपना बॉन्ड उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो बॉन्ड ट्रांसफ़र है ये आपके न्यू इंडिया और आप जहाँ जाने वाले हैं इन दोनों के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी कि बॉन्ड आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन आप अगर कहीं न्यू इंडिया का छोड़कर किसी लोअर ग्रेड या किसी स्टेट वाली नौकरी पर जा रहे हैं तो आपको बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं मिलेगा। यूजुअली यह रेगुलेटरी बॉडीज़ और अपनी विद इन इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में ट्रांसफरेबल रहता है, और ये डिपेंड करता है आपके न्यू इंडिया और आपके जो आप आगे जाने वाले हैं उन दोनों की म्यूचुअल कंसेंट पर कि बॉन्ड ट्रांसफरेबल होगा या नहीं। तो दोस्तों, यही था मेरा 6 महीने का रियल एक्सपीरियंस बतौर NIACL AO। उम्मीद है आपको इस वीडियो से क्लियर आइडिया मिला होगा कि AO की लाइफ कैसी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर और कोई डाउट आपको है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस डाउट को भी कवर करूँगा। सो थैंक यू।